Assalamualaikum friends, welcome back to my YouTube channel Mr. Gulam Raza. Friends, today we will study for class 9 and 11. Today our subject is biology. The topic on which today we will discuss, that is structure of bacteria. This topic belongs to the chapter number 6 of the class 11 of the single text board of the biology, which name is Kingdom Prokaryote. This is our third lecture on this chapter. If you want to see our previous lectures on this chapter, and if you want to see our next lectures on your own choice, then please subscribe to my channel and press button of bell icon for latest update. Thanks so much. जी फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, तो हम कोशिश करेंगे कि डिटेल में पढ़ें और कोशिश करेंगे कि हम बुक से पढ़ें, जो भी पढ़ें, ठीक है, ताकि आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहली लाइन से। बैक्टीरिया आर कंसीडर्ड एज द स्मॉलेस्ट एंड द सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पहली लाइन में बताया जा रहा है कि बैक्टीरिया को कंसीडर करा जाता है स्मॉलेस्ट क्योंकि कहा जाता है क्योंकि वो यूनिसेल्युलर हैं, ठीक है, वो नेक्ड आई से नहीं देखे जाते, ठीक है, और सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो सिंपल हैं, ठीक है, उनके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं है, मतलब कि उनकी न्यूट्रिशन इतनी खास नहीं है, ठीक है, उस तरह से। आगे देखते हैं हम। बैक्टीरियल सेल मेजर्स फ्रॉम दी 0.2 माइक्रोन टू 2 माइक्रोन इन ब्रेड्थ। अब यहाँ पे पता जा रहा है कि बैक्टीरियल सेल, जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई गई है कि यहाँ पता जा रहा है कि बैक्टीरियल सेल है ये, तो इसकी जो ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ होगी, ठीक है, और ये हमारी लेंथ होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि इसकी जो ब्रेड्थ है बैक्टीरियल सेल की, वो 0.2 से 2 माइक्रोन तक लॉन्ग है, मतलब कि बड़ी है, ठीक है, ब्रेड्थ इसकी बैक्टीरियल सेल की, ठीक है, एंड 2 to 10 माइक्रोन इन लेंथ, और 2 to 10 माइक्रोन तक यहाँ इसकी लेंथ है बैक्टीरियल सेल की, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे लिखा हुआ है, हमने पहले क्या पढ़ा कि बैक्टीरिया जो है वो कंसिडर किया जाता है स्मॉलेस्ट और सिंपल ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और उसके बाद हमने इसकी लेंथ देखी। ये आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, पॉइंट्स बना रखिए, ठीक है। आगे तीसरी लाइन में लिखा हुआ है, बैक्टीरिया आर दी पियोनियर्स ऑफ दी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बहुत अहम पॉइंट है कि पियोनियर्स का मतलब क्या होता है। पियोनियर्स का मतलब होता है कि स्टार्टर, बिगनर, के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो पहला था हमारा, वो बैक्टीरिया था, ठीक है, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का पहला ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मतलब कि यूनिसेलुलर पहला ऑर्गेनिज्म है, एंड दी स्ट्रिक्टली यूनिसेलुलर, और वो यूनिसेलुलर है, ठीक है। हाउ एवर द सेल्स ऑफ द सम स्पीशीज में रिमेन एसोसिएटेड आफ्टर द सेल डिवीजन फ्रॉम द कॉलोनीज। अब यहाँ बता रहा है कि अगर डिफरेंट सेल्स की डिवीजन होती है तो उसमें कॉलोनीज फॉर्म हो सकती है, लेकिन वो भी यूनिसेलुलर हो सकती है, होगी, ठीक है। कॉलोनीज में उनको हम मल्टीसेलुलर नहीं कह सकते। इसी की वजह से अलगाय के ऊपर भी क्लेम हुआ था कि अलगाय जो है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जो है, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम है, तो फिर मल्टीसेलुलर एल्गाई को किंगडम प्लांटे में क्यों रखा गया है, क्योंकि वो मल्टीसेलुलर नहीं है, वो कॉलोनीज में, और यूनिसेलुलर में एल्गाई को किंगडम मोनेरा में नहीं, किंगडम इसमें प्रोटिस्टा में क्यों रखा गया है, ठीक है। तो मतलब अलग अलग किंगडम हो रहे थे, और एल्गाई एक ऐसा जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म था जिसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स थे, प्लांट भी थे लाइक और एनिमल लाइक भी थे, वो मूव करता था, ठीक है, फ्लैजेला थे उसके पास, ठीक है, और वो मल्टीसेलुलर था, क्लोरोफिल उसके पास मौजूद था जो कि प्लांट लाइक था स्ट्रक्चर, ठीक है, उसकी वजह से कैंसिल भी हुए थे हमारे किंगडम सिस्टम्स। लेकिन यहाँ पे वो ये बैक्टीरिया भी कॉलोनीज बना सकता है, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल है नोस्टॉक, ठीक है, लेकिन वो यूनिसेलुलर होगा, वो मल्टीसेलुलर नहीं होगा। चल आगे चलते हैं, हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। जी फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है, जनरलाइज्ड बैक्टीरियल सेल कंसिस्ट ऑफ फ्लैजेला
प्लाई, कैप्सूल, सेल वॉल ऑफ सेल मेम्ब्रेन में कंसिस्ट करता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड्स, मिसोसोम्स एंड स्टोरेज बॉडीज। अब यहाँ बताया जा रहा है कि सेल मेम्ब्रेन को से यहाँ पे जो हमारा बैक्टीरियल सेल है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। पहली बात आती है फ्लैजेला की, और उसके बाद आता है प्लाई, उसके बाद कैप्सूल आता है, सेल वॉल आता है, सेल मेम्ब्रेन आता है, ठीक है। और उसके बाद साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोइड होता है, प्लाज्मिड्स आता है, मिसोसोम्स आते हैं और स्टोरेज बॉडीज होते हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं। पहले फ्लैजेला को हम पढ़ते हैं कि फ्लैजेला क्या होता है, ठीक है। दे आर एक्सट्रीमली थिन अपेंडेजेस, ये बिल्कुल थिन होते हैं, मतलब कि इस तरह से बिल्कुल हल्के से, ठीक है, जिस तरह से हमारे बाल होते हैं, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद लिखा हुआ है कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम दी बेसल बॉडी। अब यहाँ पे आपको डायग्राम देखनी पड़ेगी इस फ्लैजेला की एक्सटेंशन के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि हम बेसल बॉडी से किस तरह से ओरिजिनेट होती है हमारी फ्लैजेला। जी फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमारे पास बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बैक्टीरियल सेल है, ये हमारे फ्लैजेला हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल थिन अपेंडेजेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ्लैजेला के एंड में ही एक स्ट्रक्चर है जिसको कहा जा रहा है ब्लेफेरोप्लास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर का नाम है ब्लेफेरोप्लास्ट, यही हमारी बेसल बॉडी होती है, ठीक है। इसका दूसरा नाम बेसल बॉडी है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं हम फ्लैजेला को। स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो हमारा बेसल बॉडी है ये किस में मौजूद होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। जी फ्रेंड्स, अब ये जो हमारे फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, फ्लैजेला जो हैं वो बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। और बेसल बॉडीज कहाँ पे होती हैं? साइटोप्लाज्म होती है। और साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन से नीचे होता है, ठीक है। दे कम आउट फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, दे आर मेड अप ऑफ फ्लैजेलेंट प्रोटीन विद दी नॉन माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये अहम पॉइंट है कि यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लैजेला, पहले हमने पढ़ा कि ये एक्सट्रीमली थिन होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है। और यहाँ बताया कि यहाँ हमने पढ़ा कि जो फ्लैजेला स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से? बेसल बॉडी से। बेसल बॉडी साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म बीनीथ होता है किसके? सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो सेल में फ्लैजेला होते हैं वो दे कम आउट फ्रॉम दी सेल वॉल, ठीक है। ये जो हमारे फ्लैजेला हैं वो कहाँ से कम आउट होते हैं? सेल वॉल से बाहर आते हैं, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ फ्लैजेलेंट प्रोटीन, एक प्रोटीन है जिसका नाम है फ्लैजेलेंट प्रोटीन, ठीक है। ये जो फ्लैजेला होते हैं वो बने होते हैं फ्लैजेलेंट प्रोटीन से, ठीक है, विद नो माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स भी एक प्रोटीन का नाम है, ठीक है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स में मौजूद नहीं होते, ठीक है। फ्लैजेला हेल्प इन मोटिलिटी, ये चलने में, मोशन में या मूवमेंट में मदद करता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम दूसरा स्ट्रक्चर जो कि है प्लाई। अब प्लाई क्या है? दे आर होलो फाइलामेंटियस अपेंडेजेस स्मॉलर देन फ्लैजेला। ये भी एक होलो होते हैं, होलो लाइक मतलब कि जिस तरह से सिलेंडर होते हैं इस तरह से, ठीक है, होलो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये होलो लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और फाइलामेंटियस होते हैं, मतलब कि ये इस तरह से फिर इस तरह से फाइलामेंटियस होते हैं, ठीक है। अपेंडेजेस मतलब कि ये भी फ्लैजेला की तरह होते हैं लेकिन स्मॉलर देन फ्लैजेला होते हैं, ठीक है। ये भी बाल की तरह होते हैं इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल पतले से। दे हेल्प इन कंजुगेशन एंड नॉट इन लोकोमोशन। अब यहाँ पे एक अहम पॉइंट आई है, कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब क्या होता है? कंजुगेशन एक प्रोसेस है जिससे एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ अपना जेनेटिक रिकमेंडेशन करती है, मतलब कि अपना जो जेनेटिक हेरिडिटी मटेरियल है वो एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। वो किस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जी फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। ये एक मतलब कि मॉडिफाइड है, ठीक है। नेचुरल जो हमारा डायग्राम होती है वो मैंने आपको पहले दिखा दी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन अभी एक चीज़ समझने के लिए कि स्ट्रक्चर किस तरह से। अब ये आप एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, होलो लाइक फिलामेंट्स से होते हैं ये, ठीक है। ये होते हैं
पिलाए, ठीक है। इनका काम क्या होता है, अब यहाँ पे जिस तरह से एक ये बैक्टीरिया है, उसी तरह की बैक्टीरिया यहाँ भी होती है, ठीक है, एक दूसरी बैक्टीरिया, ठीक है। अब इसके पास भी पिलाए होते हैं। अब ये पिलाए एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ठीक है। मिलने के बाद आपस में ये अपना जेनेटिक रिकम्बिनेशन ट्रांसफ़र करते हैं, ये भी अपना जेनेटिक रिकम्बिनेशन इसके साथ ट्रांसफ़र करता है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा स्ट्रक्चर और फंक्शन प्लाई का, और कंजुगेशन भी क्या है वो भी आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पे जो प्लाई है ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करती, ये स्मॉलर देन फ्लैजिला हैं, फ्लैजिला लाइक भी हैं, लेकिन ये कंजुगेशन में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में नहीं, ठीक है। अब आगे देखते हैं जो हमारा तीसरा स्ट्रक्चर है वो क्या है। तीसरा स्ट्रक्चर है हमारा कैप्सूल। कैप्सूल क्या है? इट इज़ ए प्रोटेक्टिव शील्ड मेड अप ऑफ दी पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन। सम बैक्टीरिया हैव slime capsule which provides greater pathogenicity and protect them against the phagocytosis। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, फेगोसाइटोसिस क्या है? फेगोसाइटोसिस वो सेल्स हैं, वो मतलब कि एक सेल्स हैं जो कि सेल्स को खाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है कि कैप्सूल एक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटेक्टिव शील्ड है मेड अप ऑफ दी पॉलीसेकेराइड। अब पॉली का मतलब होता है मैनी, और सेकेराइड का मतलब होता है शुगर, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये एक ऐसी लेयर है जो कि पॉलीसेकेराइड से बनी होती है एंड प्रोटेक्ट प्रोटीन्स, ठीक है, और कुछ प्रोटीन से भी बनी होती है। सम बैक्टीरिया हैव स्लाइम कैप्सूल, कुछ बैक्टीरिया के साथ के पास स्लाइम होता है कैप्सूल, मतलब कि स्लिपरी, ठीक है, विच प्रोवाइड्स ग्रेटर पैथोजेनिसिटी एंड प्रोटेक्ट्स देम अगेंस्ट दी फेगोसाइटोसिस। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जब जिन बैक्टीरिया के साथ पास स्लाइम प्रोटेक्ट लेयर होती है, ठीक है, कैप्सूल होता है, वो क्या करते हैं कि उनके अंदर एबिलिटी ज़्यादा होती है डिजीज़ कॉज करने की, ठीक है, और वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने सेल को अगेंस्ट द फेगोसाइटोसिस, ठीक है, फेगोसाइटोसिस के अगेंस्ट काम करने के लिए काम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कैप्सूल किस तरह से होता है, ठीक है जी फ्रेंड्स। अब यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर बैक्टीरिया सेल का, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ पे रेड कलर का लेयर है वो उसको कहते हैं हम कैप्सूल, ठीक है। ये कैप्सूल क्या करता है, ये स्लाइमी होता है, फेगोसाइटोसिस के खिलाफ काम करता है, और इनको अगर जिसके बैक्टीरिया के पास कैप्सूल है ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, ठीक है। अगर किसी बैक्टीरिया सेल के पास है कैप्सूल तो वो उसके अंदर ज़्यादा एबिलिटी है कि वो पैथोजेनिक हो सकता है, ज़्यादा वो डिजीज़ को कर सकता है, उसके अंदर एबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। आगे चलते हम दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, और मेन बात ये है कि ये सेल वॉल के भी ऊपर होती है, ठीक है जी फ्रेंड्स। अब देखते हैं हमारा चौथा स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है, वो है सेल वॉल। अब सेल वॉल सबको पता होगा कि सेल वॉल एक आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी, प्लांट सेल की, ठीक है। अब यहाँ पे बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल आ रही है, ठीक है। सेल वॉल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी प्लांट सेल वॉल। अब क्योंकि जिस तरह से नाम आया सेल वॉल को, तो हमें पता चला कि जो कि सेल वॉल प्लांट सेल में भी होती है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आ गया कि प्लांट सेल से डिफरेंट है बैक्टीरिया की सेल वॉल, ठीक है। इट इज़ केमिकली कॉम्प्लेक्स एंड मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, शुगर एंड काइटिन, बट सेलुलोज इज टोटली मिसिंग। अब यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट होता है प्लांट सेल का, प्लांट सेल वॉल का, वो होता है सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज और पेक्टिन। लेकिन यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो किसके साथ होता है, किसके साथ बना होता है, ठीक है, मतलब कि क्या चीज़ें मिलकर बनाती है सेल वॉल को, बैक्टीरियल सेल वॉल को, ठीक है, वो होता है अमाइनो एसिड्स, शुगर्स और काइटिन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे सेलुलोज बिल्कुल भी मिसिंग है, ठीक है, और पेक्टिन भी नहीं है, तो इसका मतलब कि बैक्टीरियल सेल और प्लांट सेल में आपको फ़र्क आना चाहिए कि उसमें क्या चीज़ मौजूद है, इसमें क्या चीज़ एब्सेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। द सेल वॉल ऑफ द मोस्ट बैक्टीरिया हैव यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब यहाँ बताया जा रहा है कि सेल वॉल ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया मतलब कि ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होती हैं उनके सेल वॉल में एक यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल होता है, ठीक है।
जिसका नाम होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये हमने एक स्ट्रक्चर, ये हमने लफ्ज़ पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में, कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग ग्लाइकेन चेन्स। अब ये जो हमारा मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि प्रेजेंट है किसमें, सेल वॉल में, अब वो किससे बना होता है, कंपोज किससे होता है, लॉन्ग ग्लाइकेन चेन्स, ठीक है। ग्लाइकेन चेन्स जो हमारी ग्लूकोज की चेन्स होती हैं उससे बना, वो चेन्स ग्लूकोज की चेन्स बनती है, फिर उसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकेन बनता है, ठीक है। वो आपस में लिंक्स करते हैं, चेन्स होती हैं जो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है कि इन एडिशन शुगर मॉलिक्यूल्स, टेकोइक एसिड, लिपोप्रोटीन्स, लिपोपॉलीसेक्राइड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। अब यहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ, इस मैक्रोमोलिक्यूल के साथ सेल वॉल में, जो कौन सा सेल वॉल है, जो कि किससे बना होता है, एमाइनो एसिड से, शुगर से और काइटिन से। यहाँ पे सेलुलोज मिसिंग है, और यहाँ पे जो मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि प्रेजेंट है किसमें, सेल वॉल में, उसका नाम क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। अब ये किससे बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन, ग्लाइकेन्स की या ग्लूकोज की जो बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं वो आपस में लिंक करती है तो पेप्टाइडोग्लाइकेन्स बनती है, ठीक है। ये एक अहम कंपोनेंट है सेल वॉल्स में बैक्टीरिया की, ठीक है, ज़्यादातर। और इनके साथ कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स भी अटैच होते हैं, उसका नाम जैसे जिस तरह से टेकोइक एसिड, लिपोप्रोटीन, लिपोपॉलीसेक्राइड्स और ऑल ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। मेरे आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कुछ सेल वॉल की बेसिस के ऊपर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछ सकते हैं कोई भी। देखते हैं आइए जी फ्रेंड्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम बैक्टीरिया में लेग सेल वॉल कॉल्ड आर्के बैक्टीरिया डू नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि कुछ बैक्टीरिया, जो मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ बैक्टीरिया क्लासीफाई हुई हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। अब वो बैक्टीरिया जिनके अंदर सेल वॉल लेके, जिनके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं है, वो बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं है, तो उनको, उन बैक्टीरिया को कहते हैं हम आर्के बैक्टीरिया, ठीक है, या फोर्स बैक्टीरिया, ठीक है। और उनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन भी चेन नहीं होती, ठीक है, क्योंकि अगर सेल वॉल नहीं है तो बात खत्म हो गई, क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल ये प्रेजेंटली सेल वॉल में होता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है दूसरी पॉइंट, सेल वॉल इज फाउंड सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, इट इज रिज्ड, determines the shape and protects from the osmotic lysis, ठीक है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारा सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल जो है हमारा, वो क्या करता है कि सेल मेम्ब्रेन से के सराउंडिंग होता है, मतलब कि बाहर होता है, और ये रिज्ड होता है, मतलब कि रिज्ड होता है इस तरह से, मतलब कि सख्त होता है, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि इट डिटरमाइंस द शेप देता है सेल को, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम द ऑस्मोटिक लाइसिस, ऑस्मोटिक लाइसिस से प्रोटेक्ट करता है किसको, बैक्टीरियल सेल को। और दूसरी जो बैक्टीरिया होती हैं जिनके अंदर सेल वॉल मौजूद होता है, ठीक है, जिनके अंदर सेल वॉल मौजूद होता है और उनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन भी चेन भी मौजूद होती है, या माइक्रोमोलिक्यूल भी मौजूद होता है, तो उन बैक्टीरिया के क्या कहते हैं हम, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। आगे चलते हैं हम जी फ्रेंड्स। अब यहाँ पे अगला हमारा स्ट्रक्चर आता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है जी फ्रेंड्स। अब हमारा अगला स्ट्रक्चर आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन लाइज इनसाइड द सेल वॉल, इट इज अटैच्ड टू द सेल वॉल एट फ्यू प्लेसेस। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इनसाइड सेल वॉल होती है, जिस तरह से मैंने आपको बताया है, ठीक है। और उसके बाद ये अटैच्ड भी होती है कुछ कुछ जगह पे सेल वॉल के साथ, ठीक है, एंड हैज़ मैनी पोर्स। और सेल मेम्ब्रेन को बहुत सारे पोर्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि जिसकी वजह से हम कहते हैं सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है, और जिसकी वजह से कुछ मटेरियल जो है वो आउटसाइड ऑफ द सेल इनसाइड जाता है, ठीक है, इनसाइड ऑफ द सेल आउटसाइड जाता है, ठीक है, अंदर बाहर की मूवमेंट होती है कुछ मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। आगे देखते हैं हम, इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जिस तरह से हमें पता है कि हमारी ह्यूमंस की या किसी एनिमल्स की भी जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन्स। और वो हम आपको स्ट्रक्चर समझा चुके हैं कि किस तरह से, आप देख सकते हैं, आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं आप, ठीक है, कि लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इट एक्ट्स एज रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर एज माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, बहुत अहम पॉइंट है,
इस पूरे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। वो क्या है देखते हैं कि जिस तरह हमें पता है कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है और न्यूक्लियस प्रॉपर मौजूद नहीं है, तो इसकी वजह से जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एक्सेट्रा, गोल्जी बॉडीज, ठीक है, तो वो मौजूद नहीं होती। तो जो उनका काम क्या कौन करता है यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन। किस तरह से कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है और उनके ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल मेम्ब्रेन काम करता है एज ए रेस्पिरेटरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अगला स्ट्रक्चर जो है साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म इज ग्रेन्युलर हैविंग अ स्मॉल वैक्यूल्स, ग्लाइकोन पार्टिकल्स एंड राइबोसोम्स। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रेन्युलर है, ठीक है। मतलब कि उनके अंदर स्मॉल वैक्यूल्स हैं, हैविंग स्मॉल वैक्यूल्स, ग्लाइकोन पार्टिकल्स उसके अंदर मौजूद हैं और राइबोसोम्स मौजूद हैं, ठीक है। अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट्स। और जो दूसरे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं वो एब्सेंट है, जिस तरह से मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पे हमारा राइबोसोम्स प्रेजेंट है जो कि प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं जो हमारा अगला स्ट्रक्चर है वो है मिसोसोम्स। मिसोसोम्स क्या होते हैं? मिसोसोम्स आर द इन्वेगिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म। मिसोसोम्स आर इन द form of vesicles, tubules or lamella. Their function is to help in DNA replication, cell division, respiratory and in export of enzymes. अब मिसोसोम्स क्या हैं देखते हैं हम, आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ जी फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया सेल का, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म से बाहर होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फोल्डिंग्स हैं यहाँ पे जो कि मिसोसोम्स कहलाती हैं, ठीक है। अभी मिसोसोम्स क्या है? एक फोल्डिंग्स है जो कि सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होती है, जो कि रेस्पिरेशन में काम आती है। यहाँ पे एंजाइम्स मौजूद होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। ये भी एक मिसोसोम्स, ठीक है। और ये क्या करते हैं, दूसरा क्या और क्या करते हैं कि ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में भी काम करते हैं एंजाइम्स की, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं हम स्ट्रक्चर दूसरा। और जो मिसोसोम्स होते हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन में भी मदद करते हैं, ठीक है। अब आता है दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास, न्यूक्लियोइड होता है। अब न्यूक्लियोइड जिस तरह से हमें पता है कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है तो उनके जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में मौजूद नहीं होता। तो जो डीएनए मौजूद होता है वो कहाँ पे मौजूद होता है? न्यूक्लियोइड में। न्यूक्लियोइड इज अ प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, मतलब कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। कंटेनिंग genetic material DNA in the form of single circular molecule aggregates as an irregular shape dense structure। अब यहाँ बताया जा रहा है कि न्यूक्लियोइड जो है वो एक प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है, ठीक है। कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल। सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में कंटेन करता है डीएनए, ठीक है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि एग्रीगेट्स एज एन इरेगुलर शेप्ड डेंस स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन बॉडी और बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अब यहाँ पे जो हमारा डीएनए है बैक्टीरियल सेल का, ठीक है, वो क्या करता है, वो किस फॉर्म में मौजूद होता है? सर्कुलर में, ठीक है। तो इरेगुलर शेप होता है यहाँ जहाँ पे हमारे डीएनए मौजूद होती है बैक्टीरिया की, ठीक है, उस पार्ट को हम क्रोमेटिन बॉडी भी कह सकते हैं या बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स कह सकते हैं। क्रोमोसोम्स किस तरह से बनते हैं? वो जो हमारा वो जो डीएनए का हेरिडिटी मटेरियल होता है न्यूक्लियोइड, ठीक है, वो कंडेंस होता है। कंडेंस होने के बाद क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम। देयर इज टोटल एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस, ठीक है। इनके अंदर टोटल एब्सेंस होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, न्यूक्लियोप्लाज्म की और न्यूक्लियोलस की, ठीक है। आखिरी हमारा स्ट्रक्चर आता है प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा एक जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। किस तरह से देखते हैं? प्लाज्मिड इज अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड नॉट एसोसिएटेड विद द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। प्लाज्मिड सेंट एज अ वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब यहाँ बताया जा रहा है कि प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा एक डीएनए हेरिडिटी मटेरियल, ठीक है,
अब यहाँ पे ये जो प्लाज्मिड है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, मतलब ये खुद ग्रोथ करता है अपनी, ठीक है। क्योंकि इसके पास क्या है, अपनी डीएनए है, ठीक है। मुझे आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं एक स्ट्रक्चर के डायग्राम के मुताबिक किस तरह से, ठीक है, देखते हैं एक बार। सबसे पहले हम मॉडिफाइड डायग्राम देखेंगे कि सबसे पहले आता है हमारे पास कैप्सूल, कैप्सूल जो हमारे रेड लेयर है। उसके बाद आता है हमारे पास सेल वॉल, सेल वॉल हमने येलो कलर की बनाई है, ठीक है। उसके बाद ग्रीन कलर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन। और उसके बाद साइटोप्लाज्म आता है, उसके बाद राइबोसोम्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद प्लाई आता है जो कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में आता है। और फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला कहाँ से ओरिजिनेट होता है, बेसल बॉडी से या ब्लेफेरोब्लास्ट से, ठीक है। अब देखते हैं यही स्ट्रक्चर ओरिजिनल डायग्राम से। जी फ्रेंड्स, अब यहाँ पे पहले पहले आई कैप्सूल आया, उसके बाद सेल वॉल आई, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे है, इसके नीचे बिल्कुल, ठीक है, सेल वॉल के बिल्कुल नीचे। और उसके बाद आता है हमारा साइटोप्लाज्म आता है। उसके बाद फ्लैजेला आते हैं, फ्लैजेला कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, बेसल बॉडी से या ब्लेफेरोब्लास्ट से, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद आते हैं क्रोमेटिन बॉडी, क्रोमेटिन बॉडी मतलब कि न्यूक्लियोइड, जहाँ पे ओरिजिनल डीएनए होता है, हेरिडेटरी मटेरियल होता है। उसके बाद वॉलेंटाइल ग्रेन्यूल्स होते हैं, लिपिड बॉडी प्रेजेंट होती है, प्लाई मौजूद होते हैं, ठीक है। ये प्लाई हैं, ठीक है। ये किस में हेल्प करते हैं, कंजुगेशन में। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।